हेलो प्यारो, एक बार फिर से स्वागत है आपका। वेलकम बैक। एंड अब हम लोग बात करेंगे वोल्टेज या ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो एप्लीकेशन हैं। 3 तरह के एप्लीकेशन हैं जो आपके सिलेबस में साफ साफ दिए गए हैं। आपको एक वोल्टेज फॉलोवर को समझना है, आपको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समझना है और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समझना है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है जो उसको समझना है। तो ये आज का हमारा मकसद है कि हम इन 3 एप्लीकेशन को समझेंगे। वोल्टेज फॉलोवर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और उसके साथ साथ वर्चुअल ग्राउंड की बात भी समझेंगे और क्यों उसको वर्चुअल ग्राउंड कह रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वोल्टेज फॉलोवर की। तो चाहे आप इसे वोल्टेज, कई नाम है इसके, चाहे आप इसे वोल्टेज बफर सर्किट कहें या वोल्टेज फॉलोवर सर्किट का है। एक और नाम इसका होता है यूनिट गेन एम्पलीफायर। एक और नाम होता है इसका यूनिट गेन एम्पलीफायर। ये सब इसके नाम हैं। अब जैसे जैसे नाम इसके क्यों हैं, क्या हैं, ऐसा ही क्यों नाम है, वो सब हमें बात करनी है। आगे हमें वही सब समझना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप सबसे पहले तो एक एम्पलीफायर बनाइए। ये एम्पलीफायर है हमारे पास, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका आउटपुट है। चलिए यहाँ पे आउटपुट ले लिया हमने। अब हमने क्या किया, फीडबैक जैसे मैं बात कर रहा हूँ, फीडबैक का मतलब ये होगा कि हमने एक तार के थ्रू आउटपुट को सीधे जोड़ दिया इनपुट में। आउटपुट को हमने सीधे जोड़ दिया इनपुट पे। अच्छा, अभी जो आउटपुट होता है इसका एक सिरा यहाँ होगा तो आउटपुट का दूसरा सिरा इधर होगा, जिसको हम कहेंगे ग्राउंड। ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड को यहाँ पे जोड़ दिया। ये हमारे पास V इनपुट है या V ही कह दें, V है, और V भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इनपुट वोल्टेज जो कि V इन है वो लेना है और यहाँ पर आपका आउटपुट वोल्टेज रहेगा और आउटपुट वोल्टेज को उठा करके आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जोड़ दिया है, ठीक है ना। देखो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यहाँ जोड़ दिया है। अब जरा समझो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, आपका कुछ इनपुट है, आउटपुट है। तो ये आपने इससे पहले मैंने बताया है आपको पिछली क्लास में कि अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर आप कुछ इनपुट डालोगे तो आपका जो आउटपुट होगा, वो इसका एक तरह से क्या कह सकते हो, उसी फेज का होगा। तो आपके पास इस तरह से है, ये आपका इनपुट है तो आउटपुट भी आपका उसी फेज का होगा, ठीक है। और अब यहाँ पर जो भी कुछ आउटपुट है वो आ करके फिर से इधर इंसर्ट हो जा रहा है। तो इस जगह पर यहाँ पर भी आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पर अप्लाई हो जा रहा है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, इस जगह पे खास बात ये दिख रही है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इस फीडबैक की वजह से इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे एम्पलीफायर का गेन कितना होगा, क्योंकि आउटपुट एक हिस्से से इनपुट जा रहा है, वो इनपुट आउटपुट में कुछ गेन अगर इसका होगा उससे एम्पलीफाई हो जा रहा है, लेकिन फिर वही इनपुट यहाँ पे आ जा रहा है और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का डिफरेंस बढ़ जाएगा। भाई ये इनपुट था कुछ, उसका कुछ गुना आउटपुट होगा, वो पूरे का पूरा आउटपुट यहाँ आ जाएगा। तो आउटपुट और इनपुट का डिफरेंस तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो जो डिफरेंस होगा वो फिर से एम्पलीफाई होगा। भाई वो डिफरेंस, जैसे हम लोग बात नहीं की थी कि आउटपुट जो होगा डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, और जो डिफरेंस है तो वो डिफरेंस में भी कुछ अंतर आएगा, तो फिर जो अंतर आएगा उस हिसाब से आउटपुट चेंज होगा, फिर वो आउटपुट यहाँ आएगा, फिर वो डिफरेंस कुछ नया हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, अल्टीमेटली इस पूरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन कितना होगा, इस पूरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होगा वो हमें समझना है। देखो यहाँ पर इस चीज़ को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक समझ ये सकते हैं कि आइडियल एम्पलीफायर मैंने क्या बताया था, एज पर आइडियल कंडीशन ये था कि V in 1 इज ऑलवेज इक्वल टू V in 2, ये था कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू यहाँ पे जो पोटेंशियल है और जो यहाँ पोटेंशियल है, तो दोनों हमेशा सेम होंगे।
दोनों हमेशा सेम होंगे। तो दोनों हमेशा सेम होंगे, इसका मतलब है अगर ये वैल्यू वी आउटपुट आ गई है तो इसकी भी वैल्यू जो होगी वी इन वन वो भी वी आउटपुट के बराबर हो जानी चाहिए। बिकॉज आइडियल एम्पलीफिकेशन, अगर आइडियल थ्योरेटिकली आप देखो तो जो ये एम्पलीफायर ऑपरेशन एम्पलीफायर है इसके दोनों इनपुट सेम के होंगे। तो आप कहोगे सर सेम होंगे तो ये कम क्यों नहीं होगा? कम नहीं होगा ना, क्योंकि ज़्यादा वाली चीज़ आ रही है। तो कम होने का मतलब इधर से जो सोर्स है वो कम कर दे, या फिर इधर से जो एनर्जी आ रही है वही एनर्जी इस पूरे इनपुट में ऐसा कुछ इस्टेब्लिश कर दे कि ये इस जगह का जो आउटपुट है और इस जगह का जो इस जगह का जो वोल्टेज है और इस जगह का जो वोल्टेज है वो एग्जैक्टली सेम हो जाए। तो ये एम्पलीफिकेशन, ये एम्पलीफायर इस फीडबैक के थ्रू यही करता है। ये क्या करता है, जैसे आप यहाँ से कुछ भी इनपुट डालते हो, चूंकि आपने आउटपुट के यहाँ जोड़ रखा है, तो ये अपने आप को लूप के थ्रू करेक्शंस करेगा एंड आफ्टर करेक्शन इस पूरे एम्पलीफिकेशन का जो गेन होगा वो 1 हो जाएगा। तो हम थ्योरेटिकली ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आउटपुट का एक हिस्सा इनपुट में लग रहा है, तो ये इनपुट चूंकि वी आउट है और आइडियली वी इनपुट 1 वी इनपुट 2 सेम होना चाहिए, तो ये भी, ये वाला इनपुट जो है एक्चुअल है वो भी आउटपुट के बराबर हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, गेन क्या होगा? गेन की वैल्यू होती है वी आउट अपॉन वी इन, और यहाँ वी आउट जो है और वी इन भी वी आउट के बराबर है, तो इसका रेशियो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑपरेशनल, इस तरह से जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जहां आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल को सीधे आउटपुट से कनेक्ट कर दिया बिना किसी रजिस्टर वगैरह को जोड़े, तो ये जो पूरा एम्पलीफायर बन रहा है ये क्या कर रहा है, ये इसका गेन 1 हो जाएगा। गेन 1 हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो इनपुट है वो किसको फॉलो कर रहा है? आउटपुट को। भाई कुछ इनपुट था, उस हिसाब से आउटपुट आया। आउटपुट का हिस्सा जब फिर से इनपुट के इस टर्मिनल पे आया तो लॉजिक, तो हमने आइडियल में कहा कि जो पोटेंशियल यहाँ होगा वो यहाँ हो जाएगा। तो इस यहाँ के इंटरनल सर्किट में कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी कि ये जो आउटपुट है, ये जो वोल्टेज है, उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हमारे इनपुट ने आउटपुट के हिसाब से अपने आप को रीएडजस्ट किया, जुड़ करके यहाँ पर जो आप भेज रहे हो तो भेज ही रहे हो, यहाँ से वो सब गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट फॉलो द आउटपुट, सो दिस इज द वोल्टेज फॉलोवर। इसीलिए इसको हम वोल्टेज फॉलोवर का नाम आप कह सकते हो दे रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल डीप इनटू द व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर। ओके, यहाँ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसकी बहुत अच्छी सी पूरी मैकेनिज्म सेड्रा स्मिथ की जो बुक है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की, बहुत बढ़िया से उसमें दिया गया है। आप और भी बुक पढ़ोगे उसमें भी बहुत अच्छे से दिया गया। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ऊपर तौर पे इसको देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट कह रहे हैं ये थोड़ा सा बहुत मज़ेदार बात नहीं लगी हमको, बहुत मज़ेदार बात हमें नहीं लगी। तो इसको थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली दिखा पाएँ तो क्या फ़ायदा होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए हम इस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। तो यहाँ तक की बात तो एक जनरल सी बात है जो इस लॉजिक के थ्रू है। लेट मी जस्ट डू सम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, एक एनालिटिकल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हमने पढ़ा था कि वी आउटपुट क्या होता है, सम गेन, ए सम गेन वी इन 1 माइनस वी इन 2, ये था हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास था। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, सपोज इनपुट, तो लेट ऐसा लिखे ड्यू टू फीडबैक कनेक्शन, फीडबैक मतलब आउटपुट का हिस्सा इनपुट में है, वी इन 2 इज वी आउट। भाई इस कनेक्शन की वजह से आउट वी इन 2, यही तो था, यही तो वी इन 2 था, वो वी आउट के बराबर है। सो आपके पास हो जाएगा वी आउट इज ए टाइम वी इन। हम सो सिर्फ वी इन कह दें, वी इन 1 को वी इन कह दें, जो कि एक ही इनपुट तो है, तो वी इन माइनस वी आउट, बिकॉज ये जो चीज़ है ये इस कनेक्शन की वजह से वी आउट के बराबर है और इस चीज़ को हमने मान लिया वी इन है। अब देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वी आउट ए नॉट टाइम्स वी इन माइनस ए नॉट टाइम्स वी आउट। इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इसको इधर ले जाओ, तो इधर ले जाओगे तो 1 प्लस ए नॉट वी आउट, और इधर जाए, ये तो यहाँ है ही अपनी जगह पर, ए नॉट वी इन। ठीक है,
इसको इधर ले गए, तो यहाँ से वी आउट अपॉन वी इन इज ए नॉट 1 प्लस ए नॉट। ये ठीक है। जो मैंने पिछली बार यहाँ पे बताया था, तो मैंने एक कंडीशन और बताई थी कि आप आइडियल एम्पलीफायर जो होता है उसका जो गेन होता है वो इनफाइनाइट की तरफ मानते हैं। कुछ आइडियल कंडीशन थी, गेन को इनफाइनाइट मानते हैं, दोनों इनपुट वोल्टेजेस को सेम मानते हैं, और ये कहते हैं कि इनपुट करंट भी जीरो है। तो अगर हम ये कह दें, तो अगर हम कह रहे हैं लिमिट, हम कह रहे हैं लिमिट ये है कि आपका गेन इनफाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको इस पूरे फैक्टर का लिमिट निकालनी है व्हेन यू आर सेइंग कि ए नॉट टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट कंटिन्यूटी से पढ़ा है आप लोगों ने, ए नॉट को यहाँ डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 1 अपॉन ए नॉट प्लस ए नॉट कॉमन ले लिया, लिमिट क्या है ए नॉट टेन टू इन्फिनिटी, ए नॉट कैंसिल, तो लिमिट ए नॉट टेन टू इन्फिनिटी इज़ 1 अपॉन ए नॉट प्लस ये 1 हो जाएगा ना, कॉमन हो गया, तो 1, तो जैसे करोगे तो 1 अपॉन ए नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, ए नॉट इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 अपॉन 1 दिस इज़ 1। तो जैसे 1 आया तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, वी आउटपुट बराबर वी इनपुट, और जैसे इन दोनों का रेशियो लोगे वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, आपके पास ए हो जाएगा 1, यानी कि गेन कितना है 1। तो जैसे आपने यहाँ भी कह रहे थे गेन 1 होगा, वैसे आप यहाँ भी इस पूरे एनालिटिकल प्रोसेस के थ्रू दिखा रहे हो कि हमारा गेन जो होगा 1 होगा। तो इस तरह से हमारा जो ये सिंपल, सबसे सिंपल है, वोल्टेज बफर कह लो, वोल्टेज फॉलोअर कह लो, यूनिट गेन एम्पलीफायर कह लो, ये सारे जो सारे नाम हैं ये वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस खास तरह के अरेंजमेंट में हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसे एम्पलीफायर की तरह से काम करेगा जो बस क्या कर रहा है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, मान लो एक सिंपल सा तार है, तो ये इसका वी आउटपुट इधर कह रहे हो, इधर इसको वी इनपुट कह रहे हो, और दोनों सेम है। इस सिरे को वी इनपुट कह रहे हो, इस सिरे को वी आउटपुट कह रहे हो, दोनों सेम है। तो चाहे इसको इनपुट कहो चाहे इसको आउटपुट कहो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से ये जो एम्पलीफायर है इट इज़ जस्ट लाइक अ सिंपल वोल्टेज बफर मतलब एक कनेक्शन है, तो बफरिंग हो रहा है, तो जस्ट एक सिंपल सा कनेक्शन है, इसके एक सिरे पर इनपुट कह रहे हो, एक सिरे से आउटपुट कह रहे हो, दोनों सेम है, इसलिए इसका गेन 1 है। अब आप कहोगे इतने सिंपल, जब इसमें गेन ही नहीं तो इसका हम यूज क्यों करेंगे, ऐसा नहीं है, इसका यूज नहीं होता है। होता क्या है कि कई बार जब हम मल्टी स्टेज एम्पलीफिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब हम इनपुट डालेंगे फिर आउटपुट निकलेगा, फिर आउटपुट को एक दूसरे स्टेज में दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट बनाएंगे, तो इस दौरान हम ये अश्योर करेंगे कि पहली स्टेज से जो भी आउटपुट निकले वो अगली स्टेज के इनपुट में पूरी तरह से मैक्सिमम अपना पावर का ट्रांसफ़र करे, ये हम अश्योर करना चाहते हैं। तो ऐसे जगहों पे जहाँ हमें इस तरह के एफिशिएंट कपलिंग की आवश्यकता होती है, ऐसी जगहों पर हम कई बार इस तरह के एम्पलीफायर को यूज करते हैं। तो इम्पीडेंस मैचिंग और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो वहाँ पर इस तरह के एम्पलीफायर यूज में आते हैं, इसका है एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगला भाई हमारे पास है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम क्या करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग है तो इसका मतलब है यहाँ पर हम कुछ इनपुट देंगे। ठीक है, ये हमारे पास वी आउट है। अच्छा ये था माइनस, पिछली बार क्या था, पिछली बार था ऐसे ही आपने जोड़ दिया था, ऐसा जोड़ने से आपका गेन कितना आया था 1 आया था। हमें गेन बढ़ाना है, हमें 1 से गेन बढ़ाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम ये करेंगे कि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देंगे R1, फिर हम यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा देंगे R2, और ये सब ग्राउंड में जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज लगा दिया प्लस माइनस इस तरह से। तो ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि आप प्लस जो ये टर्मिनल है प्लस वाला, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसके थ्रू आप इनपुट को अप्लाई कर रहे हो।
ठीक है, तो ये है हमारा एक बेसिक सर्किट डायग्राम। और आप इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में खास बात देखोगे, खास बात ये है कि यहाँ पर जितना आउटपुट था से ये आउटपुट किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल अगर 9 वोल्ट था फॉर एग्जांपल, तो अब बीच में आपने 2 रजिस्टर लगा दिए, और रजिस्टर्स क्या करेंगे, रजिस्टर्स इस वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे, आपस में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। मान लो करंट यहाँ से फ्लो करेगी, तो क्या होगा, कुछ करंट यहाँ जाएगी, तो मान लो यहाँ करंट ऐसे हुई कि यहाँ 7 वोल्ट डेवलप हुआ, 7 वोल्ट, और यहाँ 2 वोल्ट, तो दोनों सिरों के बीच में जो 9 वोल्ट था वो अब 2 हिस्सों में बट गया। R1 में कुछ उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से वहाँ कुछ हो जाएगा, और R2 में उसके रेजिस्टेंस वैल्यू के हिसाब से होगा। बस इन दोनों का इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का सम हमेशा 9 होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, मान लो 9 वोल्ट में से 7 वोल्ट यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये 7 वोल्ट कहाँ अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आकर के, इस जगह पे आकर के अप्लाई हो जाएगा। तो जो वोल्टेज डिवाइडर, अब जो आपने R1 R2 जोड़ दिया, तो आपने एक वोल्टेज डिवाइडर प्रोसेस यहाँ पर जोड़ दिया, वोल्टेज डिवाइडर मैकेनिज्म जोड़ दी, और आपने उसकी सहायता से R1 एक ऐसा रजिस्टर बताया जो R1 पूरे का पूरा 9 वोल्ट यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा है। तो पिछले केस में जो वोल्टेज बफर सिस्टम था उससे इसमें अंतर क्या है, पिछली बार पूरे का पूरा वोल्टेज इस इन्वर्टिंग इनपुट पे आ रहा था, अब की बार ऐसा नहीं हो रहा। अब की बार हम उस आउटपुट के एक हिस्से को यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। तो जैसे ही हिस्सा लेकर के आएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अब वो जो V आउटपुट अपॉन V इनपुट 1 था, अब वो 1 नहीं रहेगा, वो वैल्यू थोड़ी सी बदल जाएगी। और सबसे खास बात बच्चों इसमें हम ये देखेंगे कि अब जो गेन होगा वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, अब वो गेन इन रजिस्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब ये भी HS ब्लैक का एक बहुत डिस्कवरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उन्होंने इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जब ये 2 रजिस्टर लगा दिए और इसके थ्रू फीडबैक कराया, तो देखते क्या है, उस फीडबैक की वजह से जो गेन फैक्टर आता है, वो गेन फैक्टर इस एम्पलीफायर की सर्किट से इंडिपेंडेंट हो जाता है, बल्कि वो डिपेंड हो जाता है इन 2 एक्सटर्नल रजिस्टर्स के ऊपर। तो इसका मतलब है अगर हम रजिस्टर की कुछ प्रॉपर वैल्यू चुन ले, तो हम अपने लोड को, अपने गेन को कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी यूनिक थिंग। ऐसा कैसे, जहाँ गेन वाला मैकेनिज्म इसके अंदर हो रहा है, लेकिन गेन कितना होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन रजिस्टर्स पर। तो जो गेन करने वाली जगह है वो काम वही कर रहा है, लेकिन उससे वो काम कौन करवा रहा है, वो R1 R2 का रेशियो करवा रहा है। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर थिंग। एंड अब मुझे पता नहीं कि मैं इस तरह से आपको बता पा रहा हूँ कि आपको उत्साह महसूस हो रहा है कि नहीं, या उस तरह की इंथुसिज्म आपको महसूस हो रही कि नहीं, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट इज़ वेरी सुपर इंटरेस्टिंग थिंग कि ऐसा आप कैसे हो पा रहा था। तो चलो खैर ठीक है, मान लो अब हम क्या कहते हैं, मान लें यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, भाई ये जो रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, मान लो इसको हम कहते हैं VD है, भाई यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो था वो VD हुआ, और वही वोल्टेज ड्रॉप जो है वही इस इनपुट पे, इस जगह पे आके अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके बारे में लिखना कैसे होगा। लिखने के लिए आई वुड सजेस्ट आप कोई भी जो किताब यूज कर रहे होगे उसमें आप लिख लीजिएगा। अगर मेरे पास कुछ इस तरह से लिखित का ऐसा कुछ मैं बना पाऊँगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगा, या मेरे पास कुछ PDF होगी तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। आई विल ट्राई, बट आप भी अपनी तरफ से इस बारे में कुछ थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत जगहों पे दिया गया है। अब आप मेरे ख्याल से जब आप इसको समझ जाओगे ना, तो आप कोई भी किताब जब देखोगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, आपको सब समझ में आएगा। दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि to implement voltage division, R1 and R2 are present. Let by voltage division action the voltage
क्रॉस R1 इज VD। अब इसकी फॉर्मूला होता है R2 अपॉन R1 बाई R1 प्लस R2 V आउट। ये क्या है? ये इसे वोल्टेज डिवीजन फार्मूला कहते हैं और इसको हम KVL से निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं सीधे इसको लिख रहा हूँ। तो आप जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो उसके सीरीज़ में, उसके पैरेलल में, एक तरह से पैरेलल हो गया क्योंकि यहाँ से नोड बन गए हैं। जो अरेंजमेंट बना हुआ है R2, उस रेजिस्टेंस को लो और डिवाइड कर दो टोटल रेजिस्टेंस से। तो हम मान लें लेट F इज़ R1 प्लस, मान लो ये पूरा फैक्टर ये है, तो वो VD क्या हो जाएगा? F टाइम V आउट। दिस VD इज एक्चुअली V इन 2। तो ये चूँकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वही VD अप्लाई हो रहा है, तो जो आपका VN2 है वो यही है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? सो फॉर ऑप एम्प V आउटपुट इज वोल्टेज अपॉन V इन 1 माइनस V इन 2। ठीक है, यहाँ पर वेयर V इन 1 इज V इन, ये है V इन 1 V इन, एंड V इन 2 इज F टाइम V आउटपुट। V इन 2 इज दिस F टाइम आउटपुट। तो V आउट is A naught V in minus F out। V out is A naught V in A naught F V out। एक तरफ ले आएंगे तो V out कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस A naught F A naught V in। ओके, सो V out on V in is A naught 1 plus F A naught। ठीक, ये हो गया। अब वही चीज़ है, चूँकि आइडियल एम्पलीफायर्स की बात हो रही, मेरे ख्याल से इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये सब चीज़ें तो आपके पास है, वीडियो बैक करके आप अगर लिख रहे हो तो इसको लिख लीजिएगा। फिर से मैं कहूँगा प्लीज़ कथा जैसे ना सुने, आप इसको ज़रूर पेन पेंसिल का इस्तेमाल करते रहेंगे। एक बार मेरी सलाह मान के देखिए, आपको आपके लर्निंग प्रोसेस में बड़ा सुधार दिखेगा। आप एक बार मान के देखें, आप मान के ये देखिए कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो तो कोशिश करिए कि उस लेक्चर को रोक करके, या उसको ना समझ में आए तो फिर से रिवाइंड करके, पीछे जा कर के स्पीड स्लो करके पेंसिल से लिखें। जो वो लिख रहे हैं उसको लिखने की कोशिश करें, जो वो बोल रहे हैं उनको लिखने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें समझने की कि जो बोला जा रहा है उससे जो लिखा जा रहा है कैसे रिलेटेड है। इससे क्या होगा? आपका दिमाग उस तर्क को पकड़ना शुरू कर देगा, उस लॉजिक को पकड़ना शुरू कर देगा। पर यकीन मानो, एक बार अगर आपने लॉजिक सीख लिया तो कोई भी किताब आपके लिए कठिन नहीं रहेगी। और फिर मेरी फिर सलाह ये है कि एक बार जब आप चीज़ों को समझ जाएं तो फिर आप किताब को करें, वीडियो कभी मत देखें। उस वीडियो को आप कभी मत देखें, सलाह दे दें दूसरों को उसको समझने की। मैं ये कहूँगा कि आप उसको बाद में किसी और को दें। हालांकि यूट्यूब में बना रहा हूँ, जबकि वीडियो जितनी बार देखा जाएगा उतनी बार मेरा फ़ायदा होगा, लेकिन लर्निंग मेथड ये है कि फिर आप वीडियो मत देखें, फिर आप उस किताब और जो आपने सीखा है उसको एक कॉपी में नोट कर लें, अपने नोट्स बनाएं, और उसके बाद जीवन में जब भी आपको उस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़े तो अगेन आप उन नोट्स को देखिए। ठीक है, क्योंकि उस नोट्स को बनाने में आपने बहुत सारी ऊर्जा लगा दी। फिर कभी अगर भविष्य में आप कुछ भूला महसूस करें या कुछ नया सब पढ़ें तो आप उस नोट को अपडेट करें। तो आपको क्या करना है? मेरा वीडियो क्या कारण बनेगा? मेरा वीडियो कारण बनेगा कि आप बुक समझ पाएँ। बुक समझने के बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद फिर आप बुक को भी किनारे कर सकते हैं, आप वीडियो को भी कभी मत देखें, और उस नोट्स को आप उस सारे थॉट प्रोसेस के साथ हमेशा रिवाइज करते रहें। दिस इज़ द अल्टीमेट वे टू लर्न एनीथिंग। इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका है ही नहीं, बना ही नहीं एफिशिएंटली। आर्टिफिशियली बहुत है, बहुत लोग कहेंगे ये कर लो वो कर लो, बट दिस इज द मोस्ट क्रूड, टू द पॉइंट, वेल टेस्टेड मेथड। तो हमारे पास एज ए नॉट इज इन्फिनिटी, तो आप लिमिट ए नॉट इन्फिनिटी ए नॉट 1 प्लस एफ टाइम इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा लिमिट ए नॉट इन्फिनिटी, दिस इज ए नॉट
1 अपॉन ए नॉट प्लस एफ, ए नॉट कैंसिल, लिमिट ए नॉट इन्फिनिटी इज 1 अपॉन ए नॉट प्लस एफ। ये होगा तो ये ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन एफ। सो वी आउट अपॉन वी इनपुट इज 1 अपॉन एफ। और जरा याद रखो, याद करो एफ क्या था, एफ क्या था बच्चों, जो एफ था, सिंस एफ इज R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 1 बाई एफ क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बाई R2। यहाँ से आपके पास होगा V आउट, अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो 1 प्लस R1 बाई R2 टाइम V इन, ये लिख सकते हो, या फिर ऐसे देखो, इसको ऐसे समझ लो ये चीज़। तो यहाँ पर आपके पास V आउटपुट अपॉन V इनपुट क्या होता है, ये होता है गेन। और किसका गेन है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का, NII का, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का गेन क्या है 1 अपॉन R1 बाई R2। वही मैं आपसे बात कह रहा था कि जब आपने इस तरह का अरेंजमेंट लिया तो इस पूरे नेटवर्क का जो गेन होगा, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस फैक्टर पे, R1 प्लस R2 अपॉन R2। या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो R1 बाई R2 प्लस 1, तो आपने लिखा 1 प्लस R1 बाई R2। तो अगर आपने R1 को R2 से 10 टाइम ले रखा है ज़्यादा, तो 10 अपॉन 1 10 R2 अपॉन R2, तो ये 10 प्लस 1 11 टाइम हो जाएगा, तो गेन आपका 11 टाइम हो जाएगा। आप इसको मिलियन टाइम कर दो तो मिलियन प्लस 1 वही मिलियन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप खास बात देखो, ये एक ऐसा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक ऐसा इंतज़ाम बन गया है प्यारों, जिस इंतज़ाम में क्या हो रहा है कि आपके सर्किट का जो गेन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, R1 R2, यानी कि बाहरी जो प्रभाव, बाहरी जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड कर गया। नाउ दिस इज़ रिलेटेड विद द करंट सिनेरियो इन मैनी कंट्रीज़। जैसे मैं भारत देश का व्यक्ति हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ उत्पाद कर रहा हूँ, मैंने कुछ प्रोडक्शन किया और मुझे कुछ उसका आउटपुट दिखा, वो आउटपुट भारत तरक्की के लिए था, तो मेरे भारत का कुछ गेन था। फिर क्या हुआ, R1 R2 नाम के 2 विदेशी ताकतें हमारे देश में आई, उन्होंने हमारे सिस्टम में जुड़ गई, और जुड़ने के बाद कुछ समय बाद हमारे देश का जो गेन था, हमारे जो कंट्री का जो गेन था, वो हमारी कंट्री के इनपुट और आउटपुट को कौन कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वो जो 2 बाहरी ताकतें थी। अब वो अपने रेशियो को आपस में बांट रही हैं और हमारे गेन को बढ़ा घटा रही हैं। तो ये इस दौर से हम गुजरे हैं और कभी भी फिर से गुजर सकते हैं अगर हमने सही से अपनी सामाजिक सोच को ठीक से मजबूत नहीं किया। तो ये हमारी सोचने की ज़रूरत है, हम राजनीति के कठपुतली ना बने, हमारी हिसाब से देश की राजनीति चलनी चाहिए। तो हम जनता जनार्दन है, हमारे हाथ में लोकतंत्र की ताकत है, तो कई सारे आयाम हम इस तरह से देख पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में अनंत रूल हैं, रूल वही हैं, वही रूल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, वही रूल सोसाइटी में काम करते हैं, वही रूल हमारी फॉरेन पॉलिसी में काम करते हैं। तो हाल फिलहाल मेरे ख्याल से मैं इस पॉइंट को आपके सामने रखने में सफल हो गया हूँ कि किस तरह से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर जो गेन होता है वो बाहरी जो एलिमेंट होते हैं, खासतौर पर रजिस्टर जो स्पेसिफिकली बात करें उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैं साफ कर रहा हूँ। अब हमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस पढ़ना है, दैट इज़ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जस्ट लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। ओके, सीम्स गुड। यहाँ कुछ केस थे जो मैं डिस्कस कर सकता था, मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा डिस्कस कर लूँगा कि उस फॉर्मूले के अंदर R1 0 हो जाए तो कैसे वो यूनिट गेन एम्पलीफायर में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपके पास कॉन्सेप्ट था V out इज इक्वल टू 1 प्लस R1 बाई R2 V इन। यहाँ देखो, अगर R1 0 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, V out इज इक्वल टू 1 प्लस 0 V इन, यानी कि V इन। और ये कैसा है, ये
इसका बिहेवियर कैसा है, जैसा कि यूनिट गेन एम्पलीफायर का था जो पहले पढ़ा था। तो आपने देखा कि जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसको हम एक अगर R1 को 0 कर देंगे तो यूनिट गेन एम्पलीफायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर R2 इनफाइनाइट हो जाए तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो V आउट फिर V इन के बराबर हो जाएगा और फिर वही यूनिट गेन एम्पलीफायर की तरह से काम कर देगा। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी स्टडी यहाँ पर निकल सकती है देखने को समझने के लिहाज से कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर हम रजिस्टर को R1 को 0 कर दे और R2 को इनफाइनाइट कर दे तो हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूनिट गेन एम्पलीफायर में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा सुझाव रहेगा कि आप इसको थोड़ा सोचिएगा, सोचने की कोशिश करिएगा। अगर आपके कमेंट्स में मुझे दिखा कि हाँ आप में से आप इस चीज़ को जानने के इच्छुक हैं, आपकी सच में इसमें जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, इसके पीछे फिजिक्स का अच्छी सी चीज़ है, वहाँ पर वो इनपुट 0 वाले वैल्यू जो कंडीशन उसके साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आपके कमेंट में मुझे दिखा वो चीज़ है तो मैं ज़रूर इसको डिस्कस करूँगा अपने आने वाले वीडियोज़ में, इसको मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन जल्दी ही कमेंट करना। पता लगा जब हमने सीरीज़ ख़त्म कर दी तो 6 महीने बाद जब आप कमेंट करोगे तो फिर कमेंट में ही हम कुछ आंसर जो दे पाएंगे, फिर इस पर वीडियो नहीं बना पाएंगे। चले भाई, अगला हमारा सवाल जो है वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो भाई ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसे अभी हमने कैसे बनाया था, ये हमारा है प्लस माइनस, ये हमारा था वी आउट। अभी इससे पहले क्या था, नॉन इन्वर्टिंग। पहले मैं नॉन इन्वर्टिंग फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ हमने इनपुट डाला, इसको हमने उठा करके, ये हमारा रजिस्टर था, ये मतलब वही ग्राउंड जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक तार था, इसे जोड़ दिया तो ये सब ग्राउंडेड है। यहाँ आपने भी इनपुट दिया था, ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है। अब बनाना है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब है कि हम जो नॉन इन्वर्टिंग वाला है उसको कर दें ग्राउंड। ग्राउंड कहने का मतलब है कि इसको उठा के जोड़ दें इससे। अच्छा, तो इसको जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इनपुट कहाँ डालोगे, तो इनपुट डालने के लिए हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, एक यहाँ पर सोर्स लगा देंगे, फिर इसको ग्राउंड से जोड़ दिया इस तरह से। तो हमने यहाँ पर वोल्टेज लगा दिया V2। ये सिंपल सा तरीका हो गया, लेकिन तो मज़ा नहीं आ रही है ना, इस तरह का डायग्राम कुछ जम नहीं रहा, बिल्कुल नहीं जम रहा है। तो इसका जो पॉपुलर डायग्राम जो किताबों में बना है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब आप क्या करो, कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे पलट दो, इसको ऐसे पलट दो। मतलब कैसे कहना चाह रहे हैं हम, ये है, ये माइनस उधर कर दो, प्लस उधर कर दो। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, क्योंकि जनरली हमारी आदत होती है ऑप एम्प लिखते समय ऊपर प्लस नीचे माइनस लिखने की, जो कन्वेंशनली ट्रेडिशनली था भी। लेकिन नॉन इन्वर्टिंग में आप समझ लो इन्वर्टिंग कहा गया है ना, तो थोड़ा सा इसको पलट दो, पलट दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने एक सोर्स ले लिया, V2, इसका एक सिरा जोड़ दिया ग्राउंड से। जैसे आपने V2 को सोर्स ग्राउंड जोड़ा है, जोड़ दिया, फिर सोर्स के साथ क्या जोड़ा है, एक रजिस्टर जोड़ दिया R2, ठीक है। R2 से एक तार निकला है जो कि जुड़ गया है, R2 से एक तार निकला जो कि जाके जुड़ गया है, ये देखो R2 से एक तार निकला है जो कि R1 और V आउटपुट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से R1 है और ये आपका V आउटपुट है, ये R1। देखो वही चीज़ है बिल्कुल। अच्छा, ये जो नॉन इन्वर्टिंग है ये अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो नॉन इन्वर्टिंग जो है इसको हमने अर्थ से जोड़ दिया। यहाँ पर भी एक टर्मिनल अर्थ से जोड़ दिया। या तो आप ऐसा करो, 3 जगह पे अर्थ दिखा दो, या फिर इन सबको आगे ले जा करके आपस में जोड़ दो, ये हो गया, ऐसे जोड़ दो। तो ये आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया, ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया। ओके ना, आप ज़रा समझें यहाँ पर कि अब इसकी एनालिसिस कैसे करें। इसकी एनालिसिस करने के दौरान हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसे कहेंगे वर्चुअल ग्राउंड। ज़रा समझो वर्चुअल ग्राउंड
कहाँ से आएगा? मैंने आपको बताया है कि अगर आइडियल ऑप एम्प की जो बातचीत है उसमें पहली गोल्डन रूल क्या है पॉल हॉविज के हिसाब से, V in 1 इज इक्वल टू V in 2। इन दोनों जगहों पर जो पोटेंशियल होता है सेम होता है। और दूसरा I1 कह लो या I2 कह लो, ये जीरो होता है, नो इनपुट करंट। तो यानी कोई करंट यहाँ भी नहीं जीरो, यहाँ पर भी कोई करंट जीरो नहीं है, यानी ये कोई पाथ नहीं है। तो इसका मतलब है अगर कोई करंट इस वोल्टेज सोर्स से फ्लो करेगी तो वो इस तरह से इधर जाएगी। अब सवाल ये है कि ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो करंट कोई अंदर जा नहीं रही, तो चलो ठीक है हमने जीरो कह दिया है। ये जो सिरा है V/2 ये ग्राउंडेड है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो जो ये हिस्सा है जो कि V/1 है ये भी कितना होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सिरा है x पॉइंट है तो Vx कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को x माने तो इसका पोटेंशियल, जो कि यही तो V/1 है भाई। आप जब एम्पलीफायर लेते, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज V/1 और दिस इज V/2, दिस इज जीरो। तो यही तो इसी तो जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, क्योंकि दोनों इनपुट टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे होते हैं आइडियली ऑप एम्प के, तो अगर ये ग्राउंड होने की वजह से जीरो पोटेंशियल पे है और जीरो पोटेंशियल को हम ग्राउंड कहते हैं, तो अगर ये जीरो पोटेंशियल पे है प्यारो, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट होगा ये भी जीरो पोटेंशियल पे होगा। हालांकि ये अर्थ से जुड़ा नहीं है, अर्थ से ये जुड़ा है। ये वाला जो सिरा है वो सीधे तौर पर अर्थ से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो जीरो है। लेकिन ये सिरा अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ है, भले वो सीधे तौर पर नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि दोनों इनपुट सेम होते हैं इस वजह से वर्चुअली मान सकते हैं कि वो ग्राउंड है। एक होता है सीधे तौर पे ग्राउंड जुड़ा हुआ है इसलिए उसका पोटेंशियल जीरो है, और दूसरा होता है जो कि इस कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहेंगे? दिस पर्टिकुलर पॉइंट सीम्स लाइक इट इज़ एट जीरो पोटेंशियल, इट इज़ एट ग्राउंड पोजिशन। सो इसीलिए जो Vx है, ये जो x नोड है, Vx कहाँ है? voltage at x, and what is x? X is a node at zero potential, और इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं virtual ground. Why not real ground? Because it is not directly connected with the ground. Why it is virtual? Because उसका जोड़ीदार जो इनपुट पोटेंशियल है वो जीरो पोटेंशियल पे है, तो देखा देखी उसको भी जीरो पोटेंशियल वहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, अब एनालिसिस कैसे करें? तो देखो भाई, यहाँ कोई करंट है नहीं तो यहाँ कोई बातचीत होनी नहीं है, यहाँ कोई करंट जा नहीं रही तो यहाँ कोई बातचीत होनी नहीं है। तो अब ये जो अब जो है ये जो पूरे हिस्से, अभी इस चीज़ को जरा समझना, ये जो मैं पूरा ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, ये जो पूरा है इसकी एनालिसिस हमें करनी है, क्योंकि यहीं पर वोल्टेज यही रजिस्टर है, यही वोल्टेज है यही रजिस्टर है। समझ रहे हो ना बात को? तो इसका हिस्सा खत्म हो गया, पोटेंशियल भी जीरो, करंट भी इनपुट जीरो है, तो कुछ यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद इसको हमने हटा क्यों दिया? क्योंकि इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रही है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो है, तो इसका भी कोई मामला नहीं है। अब सारा मामला क्या है? खाली कोई करंट होगी तो करंट ऐसे ऐसे जा करके ऐसे जा करके ऐसे करके ऐसे करके इसी बीच में हो रही होगी। तो हमें यहीं पर ही इसका इस्तेमाल करके देखना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एट पॉइंट एक्स the Vx is 0, यानी कि ये वर्चुअल ग्राउंड है। तो बाई KCL, एक मिनट, द इक्विवेलेंट सर्किट, अब यारो यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करेंगे? इसमें मान लो हमने बनाया V2, फिर रजिस्टर बनाया R2, फिर ये पॉइंट है X जहाँ पे Vx 0 है, फिर हमने एक रजिस्टर बनाया दिस, फिर हमने लिखा V आउट। अब देखो यहाँ पे अगर हम एक करंट ऐसे लें I1, और यहाँ पर एक करंट ऐसे लें I2, और यहाँ पर करंट कितनी है? 0। भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट 0 है, कोई कहीं जा तो रही नहीं ना, यहाँ तो जा तो नहीं रही। ये करंट जो आएगी, ये करंट आएगी, नेट करंट, नेट इनवर्ड करंट 0 होगी, तभी तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोड पॉइंट पे जो करंट है जो कि इनपुट में जाते हैं वो भी 0 है ना भाई। यही तो है ना, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। जैसे एक पॉइंट ये है I1, एक पॉइंट ये है I2,
एक पॉइंट ये है आई। तो किरचॉफ का करंट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, जो कहता है कि अगर ये दो करंट इस तरह से है तो I1 प्लस I2 बराबर I होगा। लेकिन अगर ये जीरो है, अगर ये करंट जीरो है तो इसका मतलब इन दोनों का सम आपका जीरो होगा। यहाँ पर आपने ऑलरेडी दोनों एरो की डायरेक्शन को इस तरह से कर लिया है, तो आपको बहुत माइनस वगैरह को यूज नहीं करना है। तो रेफरेंस वोल्टेज जीरो है, तो जरा देखो इसके अक्रॉस क्या होगा। फर्स्ट होगा एज I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा V2 माइनस जीरो अपॉन R2। भाई ये जीरो है ना, V2 माइनस जीरो अपॉन R2। और यहाँ लिखिए, इसको हटा देते हैं, तो एडिशनल बना हुआ है। तो और एंड I2 क्या हो जाएगा, V आउट माइनस जीरो अपॉन R2। आप होगे सर जीरो माइनस वी आउट क्यों नहीं लिखा, जो कि हमने एरो की डायरेक्शन इसके अपोजिट कर दी है। जैसे यहाँ पर एरो लिया था V2 से इस रेफरेंस की तरफ, तो हमने V2 माइनस जीरो किया था। अब की बार हमने करंट की डायरेक्शन को भी वही V आउट से जीरो की तरफ माना है, तो इसीलिए आपके पास V आउट माइनस जीरो R2 है। तो एरो इसकी हमने ऐसे दिखाई है दोनों नोड की तरफ, तो इसीलिए आपको V आउट जीरो करोगे और फिर करो तो माइनस आ जाएगा, और फिर वो माइनस तो ऑलरेडी आप डायरेक्शन के अपोजिट करके तो ले ही चुके हो। तो इस तरह से आपके पास I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, क्योंकि जीरो है वो हो जाएगा V इन, V2 क्यों रखा था, अच्छा चलो V2 रखा था, तो ये हो जाएगा V2 अपॉन, V2 जगह V इन लिख देते हैं, चलो लिख देंगे आगे, अपॉन R2 प्लस V आउट अपॉन, हाँ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ R1 है भाई, यहाँ R1 लिखा है, R1 है, प्लीज़ इसको R1 करते हैं, R1। तो ये जाएगा R1 इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखो यहाँ पर, अब मान लें लेट V2 बराबर V इन, आप ये पहले ही कर लीजिएगा, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ नहीं लिखनी पड़ेगी। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा V इन बाई R2 इज इक्वल टू माइनस V आउट बाई R1। तो यहाँ पर आपके पास V आउट बाई V इन कितना हो जाएगा, ये जाएगा माइनस R1 बाई R2। तो ये आपका गेन हो गया। तो यहाँ पर गेन क्या है, देखो अगेन गेन वही आ गया, अगेन गेन वही बात आ गई, बाहर वाले फैक्टर्स पर ही आपका गेन डिपेंड होता हुआ आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो आपका गेन होगा वो माइनस टाइम R1 बाई R2 होगा। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस माइनस, माइनस यहाँ पर चूंकि ये इन्वर्टिंग, इस समय ये इन्वर्टिंग वाला जो है ना वो एक्टिव है, तो इन्वर्टिंग तो हमेशा इन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, गेन तो R1 बाई R2 बराबर होगा, लेकिन आउटपुट का फेज इनपुट के फेज का उल्टा होगा। यानी वही मामला रहेगा, इनपुट अगर आपने इस तरह से भेजा है तो आपका आउटपुट जो है वो इस तरह से होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग इनपुट की तासीर ही वैसी है, तासीर वैसी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका, तो ये आपके पास तीन मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें बताई। मैंने पूरी कोशिश की है कि वो जो पूरे लॉजिक है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन जो जनरली एक बच्चे के दिमाग में उठते हैं वो सारे यहाँ पर कवर हुए हों। फिर भी अगर कोई सवाल आपके पास आता है, आप बिल्कुल निसंकोच होकर के आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व द क्वेरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये दो हमने महत्वपूर्ण चरण पूरे कर लिए। अब मुझे इसमें कुछ नया नहीं बताना है, अब मुझे इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताना है। हमने वर्चुअल ग्राउंड भी देख लिया, हमने फीडबैक के बारे में मामला देख लिया। अब हमें कुछ चीज़ें एडर की तरफ ले जानी है। अब एडर में चूँकि कई रजिस्टर्स होते हैं, एडर में हमें कई रजिस्टर्स होते हैं। अब हमें कुछ केस पढ़ने हैं जो कि न्यूमेरिकल जिन पे बनते हैं। अभी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, अभी हमने हर बार जब किया है तो कभी प्लस वाले नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करके इन्वर्टिंग पे इनपुट डाल के देखा। इस केस में इन्वर्टिंग वाले पे इनपुट डाल के नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया। तब क्या होगा, अगर दोनों ही टर्मिनल्स पर, यानी इधर भी इन्वर्टिंग पे और नॉन इन्वर्टिंग दोनों पे कुछ ना कुछ इनपुट हो, तो हमारा आउटपुट कैसा होगा। तो आप देखोगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहाँ काम करती है।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करने का मतलब है वहाँ पर जो आउटपुट आता है उसके अंदर एक हिस्सा इन्वर्टिंग वाले इसका मिलता है, इन्वर्टिंग वाले गेन का, और एक हिस्सा नॉन इन्वर्टिंग वाले गेन का मिलता है। तो इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुपरपोजिशन, और इसीलिए सुपरपोजिशन नेटवर्क थ्योरम में पढ़ाई जाती है आप लोगों को, क्योंकि वो यहाँ पे काम करती हुई दिखती है। ये जब हम करेंगे तो फिर हम कहेंगे अच्छा 2 इनपुट डालेंगे तो ये असर होगा, अगर मान लो रजिस्टर जोड़ दे तो क्या होगा, तो रजिस्टर का भी असर दिखेगा वहाँ पर, क्या उसका असर पड़ता है, ग्राउंड वर्चुअल ग्राउंड पर जोड़ने पे क्या असर पड़ता है। जब वो सब सीख लोगे आप तो फिर मैं आपसे बताऊंगा कि चलो अब आप तैयार हो चुके हो, अब आप समझो एडर में हम अगर 3-4 रजिस्टर जोड़ दें तो क्या होगा, फिर ये आपके पास हो जाएगा। और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्टर भी उसी से हम सब समझ सकते हैं, डिफरेंशिएटर भी उसे समझ सकते हैं, इंटीग्रेटर भी समझ सकते हैं, और फिर आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर गेन और कॉमन मोड गेन ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ के बाद से तो आप ये 3 न्यूमेरिकल्स लगाने में सक्षम हो जाओगे। न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे आगे, वो आप लगाने में सक्षम हो जाओगे, और बाकी जो टॉपिक हैं थ्योरी के वो हम लोग धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और अपना ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी हद तक सहायता प्रदान कर रही हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।